फ्रेंड्स, अपने वित्त विभाग राजस्थान सरकार यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ हमें राजस्थान बजट की जानकारी मिलती है और इकोनॉमिक सर्वे की भी जानकारी मिलती है। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो, ये ओपन हो जाएगा। बजट ऊपर ही ऊपर 26-27 है सबसे ऊपर। तो यहाँ क्लिक करते ये आता है। यहाँ आप हिंदी के अंदर ये इकोनॉमिक रिव्यू, इसको आप देख सकते हो। ये अपने चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ये PDF ओपन हो जाएगी। इस तरह आप खुद भी ओपन करके देख सकते हो। बाकी ये एनालिसिस है आपके लिए। ये देखिए, राजस्थान सरकार आर्थिक समीक्षा 25-26, क्योंकि पूरे वर्ष की होती है। जैसे कि आपको पता है, पिछले वर्ष के बारे में बताया जाता है और बजट आगामी वर्ष का अनुमान होता है। और ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग राजस्थान द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये संदेश है मुख्यमंत्री जी का, ये आप पढ़ सकते हो। ये स्क्रीनशॉट लेकर के मुख्य सचिव प्राक्तन है राजस्थान सरकार का। यह समीक्षा विकसित राजस्थान 2047 के दीर्घकालिक विजन से प्रेरित होकर संतुलित, सतत और समावेशी विकास, किस प्रकार का विकास है, संतुलित, सतत और समावेशी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्थिक समीक्षा 25-26 राजस्थान के आर्थिक प्रदर्शन, संरचनात्मक परिवर्तन और प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत नवाचारों का एक विस्तृत और साक्ष्य आधारित आकलन प्रस्तुत करती है। और इसमें ये सारी चीज़ें आगे हम जानेंगे। V श्रीनिवास हैं मुख्य सचिव, ये आप सबको पता है। ये शासन सचिव हैं सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार के। इन्होंने भी अपना प्रस्तावना लिखी है इसकी। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर हैं। ये भूमिका निदेशक हैं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक हैं सांख्यिकी निदेशालय के राजस्थान के हैं। विनेश सिंह भी। ये आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, इनके बारे में अब हम जानेंगे डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GDP जिसको बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्टेट होता है तो S लग जाता है। जो भी प्रोडक्शन किया जाता है राज्य की सीमाओं के भीतर, इसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितने करोड़ रुपए है आप देख सकते हैं। ये 25-26 का, ये 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 दिया है अलग अलग। तो ये आप देख सकते हो, ये 21-22 से बढ़ता ही रहा है। 21-22 में तो कोरोना काल के दौरान ये कम रहा है। बाद में ये आप देख सकते हो, ये स्थिर मूल्यों पर 9,81,807, तो 9.81 लाख, ये करोड़ के अंदर है राशि। ठीक है, 9.81 करोड़ या 82 करोड़ ये राशि है। ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर 18,75,413, दुगुना होता है। प्रचलित मूल्य है वो आपको पता है वर्तमान, ये 11-12 के बाद में 12-13 साल ज़्यादा हो गए, दुगना, ये समय भी दुगना हो गया 2011-12 के बाद, तो ये भी क्या है, दुगना हो जाएगा। ठीक है। तो ये 18.7 लाख करोड़, कैसे याद रखना है, 18.7 लाख करोड़ तो प्रचलित मूल्यों पर है। प्रचलित का मतलब जैसे 11-12 में गेहूं का मूल्य 1,000 रुपये क्विंटल था, अब गेहूं का मूल्य 2,500 है, तो 2,500 के हिसाब से गेहूं का प्रोडक्शन किसान करेंगे तो ज़्यादा मूल्य मिलेगा। और यह मौद्रिक मूल्य, जो भी सेवाएं उत्पादन करते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो भी हम अनाज पैदा करते हैं, उसके बाजार मूल्य होता है उसका अंतिम मूल्य। तो आगे चलते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बताइए। स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी है, 8.66%। ठीक है, GDP के प्रतिशत के रूप में होती है ये जो GDP है इसकी 2011-12 के मूल्यों पर, यह है वृद्धि दर कितनी रही है 2011-12 मूल्यों पर। ठीक है, ये देखिए, ये वृद्धि दर 21-22 में 8.93, फिर 6.36, 22-23 में। ये कम क्यों हुई, क्योंकि कोरोना काल के बाद प्रोडक्शन में कमी आई। ये वृद्धि दर, ये फिर 7.66, फिर 8.77, तो 24-25 की तुलना में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, जो GDP वृद्धि दर है राज्य की, राज्य GDP की, स्टेट GDP की, वह गिरी है, 8.66 है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। प्रचलित मूल्यों पर 10.25% है। प्रतिशत के रूप में दुगना नहीं होगा, यहाँ मूल्य के रूप में ये लगभग दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रचलित मूल्यों पर प्रतिशत देख लो आप। यहाँ 11 थी, इससे पहले 17 थी, 21-22 के अंदर 17, फिर 12, फिर कम रही है। ये देखिए, 12 के बाद फिर थोड़ी बढ़ी है 23-24 में। 23-24 के बाद गिरावट आई है इसमें, 23-24 के बाद गिरावट है, आप देख सकते हैं 24-25 ये समय प्रचलित मूल्यों पर। अब सकल राज्य मूल्यवर्धन मतलब GVA जिसको बोलते हैं,
अपने जीडीपी और जीवीए, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है जो, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया, इकोनॉमी की सारी वीडियो आप देख ले। जो सेंट्रल बजट है उसमें मैंने जीवीए और जीडीपी के बारे में बताया है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार मूल्य में क्षेत्रवार योगदान। तो इसमें कृषि का, उद्योग का, सेवा का प्रतिशत आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखिए आप यहाँ क्या है, देखिए कृषि के अंदर 25.33% के रूप में है, और उद्योग में 28.21% और सेवाओं में 46.46%। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ गिरावट आई है, कृषि के अंदर गिरावट आई है। आप देख सकते हो सिर्फ कृषि के अंदर जो योगदान है स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2011 मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान क्या रहा है, जीवीए जिसको बोलते हैं, कृषि का जीडीपी में योगदान कृषि का, या जीवीए में योगदान कह सकते हैं अपने मूल्यों का। ये क्या है, ये स्थिर मूल्यों पर है 2011-12 में 25.3% है, ठीक है। ये देखिए आप, और यहाँ 27.5 था 24-25 में, तो ये गिरावट आई है। ये 28.21 था, ये बराबर है। उद्योगों के अंदर सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि 46.46। तो सेवा क्षेत्र 46.46, चौके छक्के लगे हैं, आपको पता है। ये फर्स्ट पर है, और सेकंड पर क्या है, उद्योग है। ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट में सेवाएं, आप सबको पता है सेवा क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा गति कर रहा है सेवा क्षेत्र, और फिर 28.1 है उद्योग क्षेत्र। कृषि क्षेत्र 25.3 पर है। कृषि में तो आपको पता है लोगों की रुचि कम हो रही है, वैसे ही प्रोडक्शन है और है, लागत ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र आपको पता है चिकित्सा है, हेल्थ है, जितने भी बीमा है और है, इन सब के अंदर आप सबको पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता आई है। तो सेवाओं में लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जितनी भी परिवहन सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, जितने भी शिक्षा है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। आपको पता है शिक्षा पे लोग कितना खर्च कर रहे हैं, तो वो सब सर्विसेज में 46.46 है, ये फर्स्ट नंबर पर है। और प्रचलित मूल्यों पर मैंने आपको बताया है कि ये योगदान हम क्षेत्रवार देखें तो प्रतिशत के रूप में ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इसमें कम है उद्योग के अंदर प्रचलित कीमतों पर उद्योग में, और ये सेवाओं में बढ़ा है 47.71% है, जीवीए के रूप में है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब 8,59,933 यानी 8.5 लाख करोड़ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। एक तो होता है नेट SGDP, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में है ये, प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, प्रचलित मूल्यों पर दुगनी होती है, मैंने आपको बता दिया 16.8 ये लाख करोड़ रुपए, प्रतिशत नहीं लाख करोड़ रुपए, ये 8.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यह है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, और राज्य घरेलू उत्पाद में अंतर रहता है। वहाँ ये कितना था, 9.6 के लगभग था, ठीक है, और ये वो 18 पॉइंट कुछ था। तो आप शुरू में देख लेना। प्रति व्यक्ति आय आप देखो, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 25-26 में 1,03,189 यानी रुपया में है 1,03,189 रुपये प्रति व्यक्ति आय। ये मासिक आय होती है, प्रति व्यक्ति नहीं, ये वार्षिक आय है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में बताइए एक व्यक्ति की आय इतनी है। कोई बहुत सारा गरीब है, कोई आपको पता है 10% लोगों के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति होती है, 90% के पास तो 3%, 30% संपत्ति बचती है, 10% के पास 70% संपत्ति होती है। और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, दुगनी है लगभग, देखो दुगनी होती है 2,02,339। तो ये आपको याद रख लेना है। ये कई बार पूछ लिया जाता है आधार वर्ष, कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। 5-6 से 2007-8 के आधार पर ये सूचकांक का आधार 100 माना जाता है, 7-8 का 100, 6-7 से के आधार पर 243.55 ये है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 283 लाख मेट्रिक टन होता है, ये 283.98 लाख मेट्रिक टन, गिरावट आई है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 11-12 औद्योगिक उत्पादन का 100 माना जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011 और 100 के आधार पर ये 153 पॉइंट, ये ज़्यादा रहा है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में ये घटा रहा है, ठीक है। अब थोक मूल्य सूचकांक पूछ रहे हैं। आधार वर्ष 99-2000 होता है थोक मूल्य सूचकांक का, 1999-2000, ठीक है, 26 साल पहले का है ये प्रतिशत परिवर्तन के रूप में है। ये देखो काफ़ी परिवर्तनशील हुआ है। यहाँ अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा मेगावाट की 31,506। हाँ ये देखो दिसंबर 25 तक है, ये जो निशान है ये है, देखो विद्युत में 31,556 मेगावाट। अब यहाँ भी आपको काफ़ी जानकारी मिलती है। देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये तो सबको पता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है, और रणनीतिक रूप से ये राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है,
ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। विशिष्ट समचतुर्भुजाकार आकार पश्चिम से पूर्व तक 669 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। राज्य का दक्षिणी क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर दूर है, ये भी पूछे जा सकते हैं। और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में। राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। राज्य की भौगोलिक स्थिति 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है: पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, ये चुनौतियां हैं, ये सब आप देख सकते हो। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल ये बताया है। ठीक है, ये 1 अक्टूबर 25 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है। ये अनुमानित पूछी जा सकती है कि 1 अक्टूबर 25 तक 8.33 करोड़, ये आर्थिक समीक्षा, जिससे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। यानी राज्य के प्रमुख संकेतकों के अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण। भौगोलिक क्षेत्र वर्ष 2011 के अनुसार लाख वर्ग किलोमीटर में 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 6.85 ये करोड़ में है, ये 121.09 करोड़ है। 10 की वृद्धि दर 21.3 है, भारत की 17.7 है। जनसंख्या घनत्व है 200 है। 2011 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की 382 है। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या अनुपात 24.9% है। यानी राजस्थान में 75% जनसंख्या अभी भी गाँव में रहती है और यहाँ 69% है गाँव में। कहने का मतलब कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में 24.9%, लगभग 25, और ये 31.2 है। कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.1 है और यहाँ 68.8, लगभग 69 है। ये आपको ध्यान रखना। और ये कुछ और सूचक हैं, आप देखो। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान में 17.8 है, आपको याद रखना है, और भारत की 16.6 है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसको SC वर्ग है 17.8 और ये 16.6। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 13.5 है, भारत में 8.6 है। ठीक है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार महिलाएं प्रति 1000 पुरुष 928 हैं, भारत में 943 हैं। बाल लिंगानुपात 0 से 6 2011 के अनुसार बालिकाएं प्रति 1000 888 हैं, राजस्थान में कम है, भारत में 919 है। साक्षरता दर 66.173 है, भारत में। पुरुष में 79.2, लगभग 80% है, और ये 80.9 है, भारत में थोड़ी ज़्यादा है। साक्षरता दर महिलाओं में 52.1% है। ये कुल साक्षरता है, ये पुरुष साक्षरता है राजस्थान में, और ये महिला साक्षरता है। भारत की महिला साक्षरता 64.6 है। कार्य सहभागिता दर आप देख सकते हो 43.6%, भारत में 39.8 है पूरे भारत में। अशोधित जन्म दर 2023 के आधार पर प्रति 1000 होती है, ये मध्य वर्ष जनसंख्या। ठीक है, ये 22.9 है, ये राजस्थान में 22.9 है, भारत में 18.4 है जन्म दर। तो राजस्थान में जन्म दर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 23 प्रति हज़ार 23, और भारत में 18.4 है जन्म दर। 18 बच्चे जन्मते हैं, मतलब प्रति 1000 राजस्थान में 22.9 बच्चों का जन्म होता है, और भारत में 8.4। अशोधित मृत्यु दर, ये अशोधित जन्म दर है, ये मृत्यु दर है प्रति 1000 5.9 है, भारत में 6.4 है। राजस्थान में कम है, भारत में ज़्यादा है। और ये शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 29 होता है। ठीक है, 2023 के अनुसार 29 है, भारत में 25 है, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी कॉमन मृत्यु दर है वो कम है भारत की अपेक्षा, लेकिन शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, भारत में 25 है। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म, ये प्रति 1000 होती है शिशु मृत्यु दर, ये 86 है। यानी प्रति लाख जीवित जन्म, यानी जीवित बच्चों का जन्म होता है, उन पर बात हो रही है। 21 से 23 ये 86 है, और ये 88 है। राजस्थान में थोड़ी कम है, भारत में ज़्यादा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 19 से 23 आयु वर्षों में 70.4। ठीक है, और ये 70.3 है भारत की, थोड़ा ही अंतर है भारत में, राजस्थान की थोड़ी सी ज़्यादा है, 70.4 आयु वर्षों में। ठीक है, और ये इसका स्रोत कौन होता है? SRS बुलेटिन, भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय। दृष्टि विकसित राजस्थान, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, विकसित राजस्थान 2047 के क्षेत्र 13 चिन्हित क्षेत्रों का रोड मैप तैयार करता है ये। ठीक है, ये देखिए विकसित राजस्थान 2047 के 13 क्षेत्र, ये विकसित राजस्थान के ये 13 क्षेत्र हैं, आप देख लो, याद रख लो ये। ठीक है, ये तो आप सबको वैसे ही पता है, याद रखने की। यहाँ क्या है? कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण करना, स्वास्थ्य होता ही है, शिक्षा आधारित जनसंख्या, शिक्षा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक सशक्तिकरण समावेशन, औद्योगिक खनन आर्थिक वृद्धि, पर्यटन सांस्कृतिक विकास, आधारभूत संरचना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, पर्यावरण स्थायित्व में जलवायु अनुकूलता, ग्रामीण विकास,
शहरी विकास, प्रभावी शासन एवं, ये तो सब अपने को पता ही चल जाता है, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये जो मुख्य मुख्य सामाजिक जरूरतें होती हैं समाज में विकास की, ये सबको याद रह जाएगा। बाकी ये है शहरी विकास ग्रामीण, ये प्रभावी शासन है, सार्वजनिक सेवाएं, ये याद रखना है, प्रभावी शासन ये तो जरूरी है आज के समय में। सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति, ये 12 और 13, ये हो टोटल 13। हाँ, इसके बारे में पूछ लिया जाता है आगे, RS आ रहा है, मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है 150 शब्दों में कि राजकोषीय प्रबंधन और आर्थिक नीति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो ये आप देख सकते हो। देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों को दर्शाती है, जिससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GSDP, प्रति व्यक्ति आय, PCI के आंकड़ों दर्शाया जाता है। प्रचलित कीमतों पर GSDP वर्ष 25-26 में 18.75 लाख करोड़ रुपये अपने उसमें पीछे पड़ के आए ना, और वर्ष 24-25 में 17 लाख करोड़ रुपये से 10.4% की वृद्धि दर दर्शाती है। प्रचलित कीमतों वृद्धि दर कितनी है स्टेट GDP में? 10.24%। और स्थिर कीमतों पर GSDP वर्ष में 9.4 लाख करोड़ है, जो 25-26 में 9.82 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, जो 8.66% की वृद्धि दर दर्शाती है। ठीक है, ये GDP जो स्थिर कीमतों पर 8.6%। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर पर एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो 25-26 में प्रचलित कीमतों में गत वर्ष से 9.32% से बढ़कर रुपया 2,02,239 और स्थिर 11 बारी कीमतों पर 7.76% बढ़कर 1,03,179 होने का अनुमान है। देखिए, ये संकेतक राज्य की संतुलित आर्थिक प्रगति और नागरिकों के हित के सुधार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र और इस पर है, अभी राज्य अर्थव्यवस्था है वह कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है और सामूहिक रूप से सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान करते हैं। प्रचलित कीमतों पर 25-26 के लिए कृषि क्षेत्र, जिसमें फसलें, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल है, जिसका GVA में 25.74% योगदान है। ये आपको रखना है, याद रखना है। ठीक है, कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण जनसंख्या लगभग 25% है राजस्थान में। औद्योगिक क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति, निर्माण शामिल है, जिसका GVA में योगदान 26.55% है। ठीक है, कृषि से थोड़ा ही ज़्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब उद्योग के क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र जिसमें परिवहन आता है, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएं, वास्तविक स्थिति, पेशेवर सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, अन्य सेवाएं शामिल है, जिसका GSVA में 47.71% का सबसे बड़ा योगदान है, 47.71% का। ये तो याद रखना है। ये तो हो गया सेवा क्षेत्र में, और 26.55 हो गया उद्योग क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में, और 25.74% कृषि क्षेत्र में। ये वृद्धि दर आपको याद रखनी है। 25-26 आप देख सकते हो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर। ये अपने जो देखे हैं पीछे, ये इसके डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये डाटा के रूप में ये दंड आरेख वगैरह ये सब बना दिए। देखिए, इसके आधार से आप देख रहे हो लाख करोड़ रुपया में, ये आप प्रतिशत के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है, ये वृद्धि दर है, और ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, और ये स्थिर मूल्यों पर है। तो प्रचलित मूल्य में 10.24 है, लेकिन स्थिर मूल्यों पर ये अलग अलग आप देख सकते हैं। सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान 25-26 अपने देखा ना, सेवाओं में 47, कृषि में 25, ये डायग्राम बना के प्रचलित और स्थिर कीमतों पर ये अलग अलग दिया है। ठीक है, ये स्थिर कीमत है हरा, ये प्रचलित कीमत। अब ये थोक मूल्य सूचकांक आप देखिए, थोक मूल्य सूचकांक WPI एक व्यापक माप है जो वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला के मूल्य में उतार चढ़ाव को दर्शाते विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य रुझानों के संकेतक के रूप में कार्य करता है। अभी महंगाई कितनी है, कितना मूल्य वृद्धि हुई है। राज्य के लिए WPI आधार वर्ष से 1999-2000 मानते हुए 2024 में 394.68 से बढ़कर 25 में 399.13 हो गया, जो 1.3% की मामूली वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं में महंगाई को दर्शाता है। अब प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में 1.71% की वृद्धि हुई, विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में 1% की वृद्धि हुई, तथा ईंधन, बिजली, प्रकाश, स्नेह की कीमतों में 0.7% वृद्धि हुई है। भोक्ता मूल्य सूचकांक आमतौर पर उपभोग के लिए घरों में खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा कीमतों को मापता है। अब ये याद रखना है, उपभोक्ता का मतलब उपभोक्ता से होता है, और थोक मूल्य का जो बनिए बेचते हैं, थोक मूल्य के रूप में जो मार्केट के अंदर माल आता है, वो उसका मूल्य बाजार में क्या है, थोक मूल्य के रूप में उसकी बिक्री होती है। और उपभोक्ता मूल्य जो उपभोक्ता उपभोग करता है, आमतौर पर उपभोग की गई वस्तुओं के स्वयं मूल्यों को खुदरा कीमतों को मापता है। ठीक है, ये होलसेल की मूल्य को मापता है। तो इसमें आप देख सकते हो प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में 1.71 की वृद्धि हुई है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो वर्ष 25 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI आधार वर्ष 2016 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए राज्य के विभिन्न केंद्रों मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। गत वर्ष की तुलना में अलवर में 2%, भीलवाड़ा में 2.62, जयपुर में 1.8, राष्ट्रीय स्तर पर 2.75% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन देख सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सितंबर 25 तक 9,172 बैंक शाखाएं खोली गई है। तो देख सकते हो कि 83,088 प्रति व्यक्ति बैंक ऋण सितंबर 24 तक है। ये 92,779 प्रति व्यक्ति बैंक जमा है सितंबर तक। 11 प्रति लाख जनसंख्या बैंक के कार्यालयों की संख्या है। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषि प्रणाली का रूपांतरण, ये आप देखिए, कृषि खाद्य प्रणाली अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधार है। 25-26 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग 25.74% का योगदान देती है। ये आपको याद रखना है। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में संरचनात्मक और जलवायु संबंधी बाधाओं के बावजूद इस क्षेत्र ने वास्तविक उत्पादन में निरंतर प्रगति और सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। पशुपालन आय के दोहरे स्रोत के रूप में उभरा है, जो कृषि उत्पादन के 1/3 से अधिक का योगदान देता है। देखिए ये, तथा वर्षों की अनिश्चितता से उत्पन्न फसल अस्थिरता की भरपाई करता है। राज्य बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान बनाया हुआ है। साथ ही मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने तो बागवानी में भी विविधता ले आ रहा है। 25-26 के उत्पादन अनुमानों के अनुसार खरीफ दलहन उत्पादों का उत्पादन बढ़कर इतने लाख प्रतिशत 2.5% की वृद्धि हुई है। रबी का इतना अलग अलग दिया है। ये एक लचीली मूल्य अनुपात संरचना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि खाद्य प्रणाली के लिए सरकारी पहल, सरकारी योजनाएं क्या हैं? तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना है, कृषि ऋण एवं सहकारी आधारित वित्त पोषण है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, राज्य सर्व सुरक्षा कवच योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, ये आप कृषि खाद्य प्रणाली सरकारी पहल है, यह देख सकते। ये योजनाएं आपकी बताई आगे बीज स्वावलंबन योजना के बारे में। इसमें किसानों को किए जाने वाले बीज उत्पादन को बढ़ावा देकर आदानों की गुणवत्ता को सुधार करना है। 25-26 में खरीफ और रबी सीजन के दौरान 1.13 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए। ये नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं द्वारा संचालित ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा देकर आधुनिक तकनीक को पारंपरिक खेती के साथ जोड़ती है। ये देखिए आप, यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को 1070 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। नमो ड्रोन में ये आप देख सकते हैं। कृषि ऋण और सहकारी आधारित वित्त पोषण, अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शून्य ब्याज पर सुलभ ऋण उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिसंबर 25 तक 30.45 लाख किसानों को 18,085.89 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। वही उपज के विरुद्ध गिरवी ऋण के तहत 27 किसानों को मात्र 3% ब्याज दर पर 70.5 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित है। तो ये दलहन उत्पादन में आप क्या देखोगे? अरहर और मसूर, उड़द के उत्पादन में केंद्रित है। तो ये आप देख सकते हो। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन क्या? 2000 क्लस्टरों के माध्यम से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ये क्लस्टर पूरे राज्य में 2.5 लाख किसानों और 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देखिए आप, ठीक है, के उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, आय, विविधता, स्थिरता को बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर जिलों को लक्षित करती है। ये उधर रेगिस्तानी वाले जिले हैं टोटल, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशु के रोग मृत्यु की स्थिति बीमा प्रदान किया जाता है। अब तक 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। ये आप देख सकते हैं। राज्य सर्व सुरक्षा कवच बीमा योजना है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, ये दुग्ध उत्पादों के लिए। ठीक है, जो 1 फरवरी 2025 से प्रभावी है। यह है दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए सुरक्षा प्रदान करती था। दिसंबर 2025 तक 1.2 लाख कुल दुग्ध उत्पादकों द्वारा बीमित किया जा चुका है। ये स्वास्थ्य कल्याण आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। यहाँ आप 25-26 में 2800 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ ये इस बात की गई है। संकेतकों में राष्ट्रीय औसत का ये अलग दिया। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 29.8 से घटकर 20.22 हो गई है। ठीक है, 29.8 से घटकर 20.2 हो गई। शिशु मृत्यु दर IMR 41.3 से घटकर 3.3 रह गई है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो राज्य में व्यापक एलोपैथिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 267 अस्पताल हैं, 849 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC, 2875 ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, 15,992 उपकेंद्र शामिल। प्रमुख प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PM अभीम, राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम। ये आप सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में है। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2179 पैकेजों में
रुपया 25 लाख तक के केसलेस उपचार की सुविधा प्रदान करती है, जिनमें अन्य राज्यों में पोर्टेबिलिटी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत करते हैं। वर्ष 25-26 दिसंबर तक के दौरान इस योजना के अंतर्गत 15.33 लाख रोगियों का इलाज एवं 1919 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। ये अलग अलग आंकड़े आप देख लेना। परिवार कल्याण कार्य के अंतर्गत 86,723 नसबंदी की, 11 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। ये आप देख सकते हो, ठीक है। सरकारी अभियान के माध्यम से शिक्षा का सशक्तिकरण, ठीक है। ये तो सब शिक्षित राजस्थान अभियान चल ही रहा है, समग्र शिक्षा अभियान, निपुण राजस्थान अभियान। अब ये देख सकते हो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या है, पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। निपुण भारत मिशन, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए उनको निपुण बनाना। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ढांचा सुनिश्चित की गई है। वर्ष 25-26 दिसंबर तक दौरान 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री और शिक्षक क्षमता संवर्धन से लाभ मिला है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान छात्र केंद्रित शिक्षण, शिक्षक क्षमता निर्माण, स्कूल फोकस सुधार पर फोकस करता है। सीखने की क्षमता और समुदाय भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रखर राजस्थान 2.0, निपुण राजस्थान महाअभियान और मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग सहित कई पहलें लागू की गई। और लगभग 2.96 लाख विद्यार्थियों के नामांकन वाले 639 पीएम श्री स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है। पीएम श्री स्कूलों को, ये लाडो योजना आप जानते हो, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने, सुरक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण के संबंधित प्रयासों में, और पारिवारिक आय सुरक्षा सुदृढ़। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका जन्म को प्रोत्साहित देते हुए उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन में सार्थक सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को 7 निर्धारित चरणों में रुपया 1.5 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाडो योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 7 निर्धारित चरणों में। वर्ष 25-26 दिसंबर तक दौरान 3.2 लाख बालिकाएं नाबालिग हुई, जिन पर 217 करोड़ रुपये व्यय किए गए। लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रमुख सरकारी पहले। अब ये पूछा जा सकता है, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का अधिकतम सीमा 4.46 करोड़ निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 1 दिसंबर 2025 4.38 लाख लाभार्थी लाभान्वित किए गए हैं। 25-26 तक दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 18.3 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उठाया गया। 18.76 लाख मीट्रिक टन गेहूँ लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति 2025 लागू की गई है। दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य, जिससे वे सरकारी कार्यों अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निवारण कर सके। इसके साथ ही विधवा और एकल महिलाओं सहित समाज के कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार किया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, खनन की, तो निवेश आधारित विकास को प्रोत्साहित करने तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है, 2024 लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक निवेश आकर्षित करना, हरित और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 25-26 तक ये अलग अलग आप देख सकते हो। इसके पूर्व के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 लागू की गई है। देखिए, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना है, ठीक है, माल ढुलाई, लॉजिस्टिक होता है माल ढुलाई, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना। इसके प्रावधान IRPC के अनुरूप में लॉजिस्टिक अवसंरचना, कौशल विकास, हरित परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। राजस्थान वस्त्र एवं प्रधान नीति 2025 का उद्देश्य वृत्त स्तर पर निवेश, मूल्य संवर्धन, हरित विनिर्माण, रोजगार सृजन। वस्त्र एवं प्रधान नीति का उद्देश्य आपके पूछें तो ये वृत्त स्तर पर निवेश, मूल्य संवर्धन, वित्त निर्माण, रोजगार सृजन, ठीक है, ये है, ये आप देख सकते हो। औद्योगिक और खनन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए प्रमुख नीतियाँ, ये क्या हो गया, ये अलग अलग बना दिए इन्होंने। राजस्थान 25 लॉजिस्टिक नीति 25, वस्त्र प्रधान नीति 25, व्यापार संवर्धन नीति 25, अप्रवासी राजस्थान नीति 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान रोजगार नीति 2026, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 लागू की गई है। यानी महिलाओं और अनुसूचित जातियों जनजातीय उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन के साथ व्यापार के लिए एक संरचित सहायता ढांचा बनाने के लिए। प्रवासी राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय के निवेश, व्यापार, नवाचार, परोपकारी योगदान को प्रोत्साहित करना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन, नियमों में स्थिरता, राजस्थान को एक पसंदीदा डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। नीति की अधिसूचना और रिप्स प्रोत्साहनों के एकीकरण के माध्यम से प्रारंभिक निवेशकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये आप देख सकते हो। MSME पे भी ज़्यादा सरकार का जोर रहता है। MSME क्षेत्र की वृद्धि को राजस्थान MSME नीति 2024 ये याद रखना है, माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी, समावेशी और प्रौद्योगिकी सक्षम SME परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है। और ये एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 है,
ठीक है। और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, ये आप देख सकते हैं। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेक इकाई विपणन प्रौद्योगिकी यूनियन प्रमाणित सहायता दी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। खनन क्षेत्र में राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान एम सैंड नीति 2024 का उद्देश्य सतत और पारदर्शी खनिज विकास सुनिश्चित करना है, जिसके तहत एम सैंड का आवंटन किया गया है। ये विभिन्न नीति के उद्देश्य हैं, आप देख लेना। युवा नीति का उद्देश्य पूछा जाता है परीक्षाओं में, शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व क्षमता के विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करते हुए समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। ये उद्देश्य काफ़ी पूछे जा रहे हैं, नया ट्रेंड है पेपर में, मेंस में। ये राजस्थान रोजगार नीति 2026 राज्य में 64.4% की उच्च श्रम बल भागीदारी दर और 4.2% की बेरोजगारी दर के बावजूद मौजूदा रोजगार चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये नीति तैयार की गई है। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लें आप ये नीति। राजस्थान रोजगार नीति 26 में 64.4% की उच्च श्रम बल भागीदारी दर है, यानी राजस्थान में ये उच्च श्रम बल भागीदारी दर, और ये 4.2 बेरोजगारी दर। तो यह नीति राज्य के जनसांख्यिकीय लाभ और क्षेत्रीय विषमता का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार, उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2019 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है 2019 तक। ठीक है, 26 बाद में 27, 28, 29 3 सालों में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ की गई है। स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है, युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना अंतर्गत उद्यम स्थापित करने अथवा विस्तार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना, मार्जिन मनी सहायता और CGT MSME शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। और ये राजस्थान पर्यटन नीति 2025 प्रारंभ की गई है, ये आप देख सकते हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 भी शुरू की गई है। और ये राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता मार्च 25 के 27,283 मेगावाट से बढ़कर दिसंबर 25 में 31,556 मेगावाट हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। सौर ऊर्जा क्षमता 9,898 मेगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता 4,416 मेगावाट पहुंच गई है। दिसंबर 25 दोनों मिलकर कुल स्थापित क्षमता का 45% किसके है? सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोनों का योगदान 45.36% हो गया है। स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियाँ, ये सब आप देख सकते हैं। PM कुसुम घटक, ठीक है, सौर संयंत्र, ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र लगाकर प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। दिसंबर 25 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं 493 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, छत पर सोलर केंद्र की ये योजना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, सड़क परिवहन क्षेत्र में राज्य में सड़कों का घनत्व 97.97 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर पहुंच गया है। ये भी आपकी जानकारी के लिए सही है। मार्च 25 तक 91.68% गांव सड़कों से जुड़ गए हैं, 39,666 होता है। पीछे पूछा भी गया था RS में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd चल रही है, 3य। तो इसमें ये आंकड़े इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों की स्वीकृति की जाती है इसके अंतर्गत। और एक राज्य सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ, ये आपको याद रखना है। अटल प्रगति पथ की शुरुआत क्या हुई है? गाँव में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आपसे पूछ लिया जाता है। पहले 78 अटल प्रगति पथों में से 35 का निर्माण, दूसरे चरण में 249 गाँव में 39 अटल प्रगति पथ का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड पर राज्य में इन्वेस्टमेंट पर टिप्पणी लिखी। तो सड़कों, बिजली, पानी और शहरी बुनियादी ढांचे में प्रमुख निवेश हुआ है। 22,000 करोड़ की लागत वाली 210 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ये आप लिख सकते हो। और 19,000 करोड़ रुपए लागत वाली 24 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 35 प्रक्रियाधीन हैं। 210 पूर्ण हो चुकी हैं, 210, और 24 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। ठीक है, कार्यान्वयन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रक्रियाधीन प्रोसेस में है 35। तो इस तरह कितनी हो गई? 269। ठीक है, परियोजनाएं PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ सड़कों, बिजली, पानी में ये चल रही हैं। तो ये आप लिख सकते हो, जिसमें 22,000 करोड़, 19,000 करोड़, ये आइडिया से कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 41,000 करोड़, तो कुल कितने का है? 40, 50, 60, 70, 80, लगभग 1 लाख करोड़ की। तो आप लिख सकते हो 1 लाख करोड़ लगभग। ये इस तरह से क्वेश्चन में दम पैदा हो जाता है, जैसे RS मेंस में आप लिखोगे। ठीक, अब डाटा आपके पास होने चाहिए। जैसे भारत के कुल भूभाग का हिस्सा राजस्थान के पास, यानी 10.41% भौगोलिक हिस्सा राजस्थान के पास है देश का, जबकि जल संसाधन मात्र 1.16% है। ये एक फैक्ट है, आपको देखिए। तो यहाँ जरूरत क्या है?
भी राज्य की नाजुक जल भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में जल सुरक्षा उसकी विकास परियोजनाओं दृष्टि का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य में क्या हो रहा है, अनियमित वर्षा, ये फैक्ट है, गिरते भूजल स्तर और बढ़ते बंजर भूमि जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, जिससे कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिक संतुलन और सामाजिक आर्थिक स्थिरता के लिए सतत जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। यह पूछ लिया जाता है सतत जल प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है राजस्थान में, टिप्पणी लिखी, तो ये आप लिख सकते हो। इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए राजस्थान ने अपने विजन 2047 योजना के तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, बुनियादी ढांचा इसके लिए आप देख सकते हो जल जलाशयों का निर्माण है, नहरों की मरम्मत है, नहरों का निर्माण है, ठीक है, कुओं जोहड़ों, इस प्रकार की योजनाओं का मरम्मत और निर्माण है गाँवों के अंदर। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों, स्प्रिंकलर पद्धति है, फुहारा पद्धति है, ठीक है, मोर ड्रॉप मोर क्रॉप, समुदाय आधारित संरक्षण विभिन्न समुदायों के द्वारा, जैसे ये अपने खेजड़ी की रक्षा के लिए विश्नोई समुदाय है, जैसे ओरण है, ओरण क्षेत्र, बीड़, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो समुदाय आधारित संरक्षण और एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ये आप लिख सकते हो। और राज्य में क्या प्रगति हुई है लिख सकते हो। राज्य में प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं, भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम जो चल रहा है, डिजिटल हस्तक्षेपों से समन्वित प्रयोगों से उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है, ये आप लिख सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आप नंबर प्राप्त कर सकते हो। एक बार दिमाग में रह जाएगा, एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे ना, जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नाम प्रधानमंत्री जोड़ना है, कृषि सिंचाई से संबंधित है तो कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, ठीक है, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJS 20 चल रहा है। ये कार्यक्रम लिख सकता है कि राज्य में भूजल संरक्षण से संबंधित कौन से कार्यक्रम है, तो एक तो प्रधानमंत्री के लेवल पर चलता है, आप सबको पता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 20 जैसे कार्यों ने जल के कुशल उपयोग, जलागम क्षेत्र प्रबंधन और सहभागी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा दिया है। ये कुछ चीज़ें आप, ये नीचे डायग्राम भी दिया है, आप देख सकते हो। देखो ये डायग्राम आप कभी जब रिवीजन करो तो इनका थोड़ा सा ऐसे देख लिया करो, पन्ने पलट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करो, ठीक है। जल सुरक्षा और अनुकूलता पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये दिया है। जल जीवन मिशन है, ये भी है, ठीक है। घर घर नल सुविधा पानी पहुंचाना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है। अमृत 20 है। कर्म भूमि से मातृभूमि, ये भी सब आप थोड़ा सा अपने देखेंगे इसमें आगे। कुछ फैक्ट अगर कुछ याद रहते हैं उतना ही ठीक है। दिसंबर 25 तक 2765 करोड़ रुपए के व्यय से IGNP को छोड़कर 23,000 हेक्टेयर की नई सिंचाई सुविधा का सृजन किया गया। 23,000 24,000 आप लिख सकते हो, ठीक है। 6 प्रमुख और 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ 34 लघु सिंचाई परियोजनाएं सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही है। ये थोड़ा सा आप लिख दो। राज्य में यमुना जल समझौते के अंतर्गत अंतर्राज्यीय सहयोग को भी सुदृढ़ किया है, जैसे यूपी के साथ। संशोधित PKC लिंक परियोजना, PKC, ये काली सिंध, ये परियोजना कौन सी है, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये नदी जोड़ो परियोजना है। लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR उल्लेखनीय तैयारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे 17 जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा। ये आप लिख सकते हो। PKC लिंक परियोजना क्या है। और 250 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में निरंतर कार्य करते हुए 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है। देखिए 16.17 मतलब 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, तो ये आपको 16 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र मतलब 16 आना, ये सच है कि रेगिस्तान के अंदर पानी की कमी है और वहाँ ये जीवन रेखा है, बिल्कुल ये सच है। 16 आना सच है और वहाँ के लोगों में 16 आने उनकी जेब में आए। इस तरह से आप चीज़ों को जोड़ करके थोड़ा सा पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 20 का उद्देश्य सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना। जल उपयोग दक्षता, यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं योजनाओं के। ये RS में पीछे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वहाँ आपका सटीक उत्तर होगा तो जरूरी है। कृषि सिंचाई योजना में आप सीधा लिखते हो कृषि सिंचाई को बढ़ावा देना, नहीं, कृषि सिंचाई बढ़ावा देना तो है, ये सिंचाई क्षेत्र का विकास, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन वहाँ जल उपयोग दक्षता को कवर करना, जैसे ड्रिप इरीगेशन है, ठीक है, और बूंद बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम है, फुहारा सिंचाई है, इन चीज़ों से आपको जोड़ना है इन चीज़ों को, ठीक है। जलागम क्षेत्र घटक 19,000 करोड़ के लाते 39 जिलों में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। जहाँ जल ग्रहण क्षेत्र, जहाँ जल जोहड़ है और है जोड़ पायतन है, और इनके लाख हेक्टेयर क्षेत्र को, इनमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है। ड्रिप तो एक पतली पाइपलाइन से पौधों में पानी देना ड्रिप होता है, स्प्रिंकलर फुहारा होता है। प्रणालियों से 62,000 हेक्टेयर और 63,000 हेक्टेयर आच्छादित किया गया, जिसके लिए 905 करोड़ रुपए आप, ये इतने आंकड़े याद नहीं रखने, आइडिया है, आइडिया दे दो भाई, 60,000 हेक्टेयर, 63,000 हेक्टेयर, इस तरह से थोड़ा सा आइडिया।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें वर्तमान के अंदर काफ़ी महत्व रखती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, सामुदायिक नेतृत्व वाले वर्षा जल संचयन, ठीक है, और पारंपरिक संरचनाओं का पुनरुद्धार करना, ठीक है। समुदाय का मतलब जो अपने गाँव के अंदर जो विभिन्न समुदाय निवास करते हैं, वहाँ कम्युनिटी के लेवल पर जल का संचयन करते हैं। वहाँ जो जोहड़ और जो होते हैं कुएँ बावड़ियाँ, प्राचीन संरचनाओं का पुनरुद्धार करना, जोहड़ कुएँ बावड़ियाँ, ये प्रथम चरण में 2289 करोड़ की लागत से 1.10 लाख कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रथम चरण में लगभग 2300, इस तरह मान लो 2000 करोड़ रुपए की लागत से 1.10 लाख कार्य पूर्ण किए गए हैं, ये एक फैक्ट है। और जबकि द्वितीय चरण में स्थानीय जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 गाँवों में 26,000 कार्यों को मंजूरी दी गई है। 20,000 गाँवों में, ये आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा, ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान से जल संरक्षण को जन आंदोलनों में बदल दिया है। कर्म भूमि से मातृभूमि क्या है ये, ठीक है, ये भी ये जल संरक्षण से संबंधित है। भी जल के बिना हमारे कर्म भी अधूरे रहते हैं, और हमारी मातृभूमि है वह भी, उसकी भी रक्षा होती है ये जल संरक्षण से, ठीक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये नहीं होता है। जल संरक्षण को आंदोलन बदला, जिसके तहत 16,006 जल पुनर्भरण और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जोहड़ कुएँ बावड़ियाँ, इन सब का 42,200 जलाशयों की सफाई की गई है। ये लगभग आपसे लिख सकते हो, कर्म भूमि से मातृभूमि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत ही। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल जीवन मिशन JJM, ये घोटाला तो काफ़ी चर्चा में रहा है। लक्ष्य 2028 तक क्या है, प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना है 2028 तक। अब 2028 तक ही क्यों है, आपको याद रखना है, क्योंकि 2029 में फिर मोदी सरकार वोट मांगने आ जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और 2023 दिसंबर में सरकार आई है, आपको पता है। 23 बाद में 24, 25, 26, 27, 28, तो 28 में फिर ये नई सरकार आएगी 2027 लास्ट में। तो 28 तक का, इसलिए ये दोनों सरकारें, ये इसका जिक्र करना जरूरी होता है, क्योंकि ये हर 5 साल तक की योजना को लेकर चलते हैं। तो ये आप लिख सकते हो कि अमृत 2.0, ये भी आप लिख सकते हो कि 93,000 करोड़ रुपए की ये जो योजना है कि स्वीकृत राशि से 62.44 लाख घरों में कार्यशील नल कनेक्शन प्राप्त हो चुके हैं। लगभग ये भी लगभग 93,000 करोड़ की लागत से 62.40 लाख घरों में। और अमृत 2.0 राज्य के 183 शहरी निकायों में 5,000 करोड़ की स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से हर घर नल सुनिश्चित करता है। तो अमृत 2.0 क्या है, योजना आपकी याद रह जाएगी। अमृत 2.0 ये JJM के बाद जल जीवन मिशन तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। अमृत 2.0 का मतलब गाँव शहरों के अंदर काफ़ी गंदा पानी आता है, वो अमृत तो है ही नहीं, तो वहाँ ये शुरू किया गया है कि राज्य के 183 शहरी निकायों में 5,000 करोड़ की स्वीकृत परियोजना माध्यम से हर घर नल सुनिश्चित करता है अमृत 2.0। और जल जीवन मिशन गाँवों के अंदर, ये दोनों परियोजनाएं आपको याद रखनी। अब बात आती है कि पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता पर राजस्थान में किस प्रकार कार्य किया गया है। क्वेश्चन तो मेंस एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में भी ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो यह क्या होगा, पर्यावरण स्थायित्व का मतलब स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, और ये जिसको ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, जिसको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन। पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, ठीक है, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का मतलब वनों की कटाई है और ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसकी पुनर्स्थापना करना। जलवायु जोखिम प्रबंधन, जलवायु जोखिम आपदा प्रबंधन से संबंधित है। जलवायु से जो जोखिम प्रबंधन पैदा हुआ है अपने विकास ढांचे में एकीकृत है तथा पारिवारिक कार्यों को आर्थिक विकास के साथ संरेखित किया जा सके। पर्यावरणीय कार्यों को आर्थिक विकास के साथ संरेखित। राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता में तेजी से विस्तार करके उल्लेखनीय प्रगति की, जैसे उस में कमी आई है। जैसे इसके साथ ये योजना का नाम दें, एक पेड़ मांग के नाम, जैसे समुदाय संचालित वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है। इस अभियान में दिसंबर 25 तक 8.5 करोड़ पौधे लगाए गए, 8.21 करोड़, ये आप लिख सकते हो, लगभग 8.5 करोड़। जलवायु संबंधी घटनाओं तेजी से उभरने के लिए वित्तीय आवंटन भी किया गया है। प्रारंभिक चेतावनी तंत्र के माध्यम से आपदा प्रबंधन प्रणाली में सुधार किया गया है। जैसे बाढ़ है, सूखा है, इन सब के लिए चेतावनी तंत्र का मतलब मौसमी आपदा का पहले से ही आकलन करके लोगों के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, बाढ़ से राहत उनको अलर्ट करना। सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत राजस्थान में पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बेहतर SDG प्रदर्शन और लक्षित हरित नीतियों में परिलक्षित होता है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की गई है। विभिन्न पर्यावरणीय प्रबंधन रणनीतियाँ की नीतियाँ भी जारी की गई, ये लिखो आप, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ये इस तरह से आप वहाँ बना करके आ सकते हो, ये चित्र बनाने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, सीधा लिख दो आप, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2024,
25 पुराने जो वाहन हैं उनकी स्क्रैपिंग करना, क्योंकि पुराने वाहन प्रदूषण फैलाते हैं, उनकी स्क्रैप करना, उनको तोड़ना। ये नीति उत्पादित किए हुए कितने समय से जो वाहन हैं, पुराने वाहन हैं, उनकी स्क्रैपिंग से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ ये कहा जा सकता है ये जो नीति है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित जो भी नीति है एकीकृत कई नीतियों का एक जगह, यह दूरदर्शी नीति भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य NDCs जिसको बोलते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, NDCs लक्ष्य 500 गीगावाट अक्षय क्षमता को, यानी अक्षय ऊर्जा क्षमता जो भारत की है, भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का 500 गीगावाट का। ठीक है, उससे संबंध है ये एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, जो सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, अभिनव भंडारण क्षमता को एकीकृत करना, स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना, ये व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। राज्य के प्रचुर सौर और पवन संसाधन सहायक नीतियाँ सतत ऊर्जा परिवर्तन अग्रणी बनाती हैं। इसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। और वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 क्या है? सुव्यवस्थित रिसाइकलिंग और मटेरियल रिकवरी के माध्यम से वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, क्योंकि पुराने वाहनों को नहीं तोड़ेंगे, उनकी स्क्रैपिंग नहीं करेंगे, तब तक वो सड़कों पे दौड़ते रहेंगे और प्रदूषण फैलाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक नीति बना करके उन प्रदूषण को कम किया जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब 2025 में आगे देख सकते हो, ये भी शहरी पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है, उत्सर्जन को कम करने वाहनों के। इस नीति द्वारा वाहनों के डी रजिस्ट्रेशन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण के भार को कम किया जा रहा है, उनका डी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है पुराने वाहनों को, तथा परिवहन में सर्कुलर इकोनॉमी के व्यवहारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने सतत और समावेशी विकास को अर्जित करने के लिए विकास नीतियों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ एकीकृत किया है, विकास रणनीतियों को। ये देख सकते हैं, राज्य संकेतक फ्रेमवर्क 30 के आधार पर राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट को नवीनतम 7वां संस्करण जारी किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने सुदृढ़ संस्थागत मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से 188 संकेतकों में से 33 संकेतकों लक्ष्यों को अर्जित कर लिया है और 63 संकेतकों के लक्ष्यों अर्जित करने में ऑन ट्रैक है। यह थोड़ा सा आपकी याद रहता है तो ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप आइडिया से लिख सकते हो। ग्रामीण विकास पे पूछ सकता है तो कुछ तथ्य आपके ध्यान होने चाहिए। राज्य के समेकित और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया है। ऐसे कुछ आपकी भाषा भी तैयार होगी, क्योंकि भाषागत अभियोगिता है वो बहुत जरूरी है आप में, आपका लैंग्वेज एप्टीट्यूड। आजीविका के अवसरों को बढ़ाया, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार किया है, महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है, सहभागी योजना निर्माण और केंद्र राज्य योजना में प्रभावी क्रियान्वयन से जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था और सेवा वितरण में सुधार हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग जो पहल हैं ये देख सकते हो। देखिए आप, महिला नेतृत्व हेतु आजीविका पहलें कौन कौन सी हैं 25-26 में, महिला सशक्तिकरण के लिए उनके आजीविका से संबंधित, उनके रोजगार से संबंधित, ये आप देख सकते हो। 12.98 लाख महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है, लगभग 13 लाख ऐसे लिख दो। ठीक है, महिलाओं को 13-3 होने से बचाया गया है। लखपति दीदी ये आई गया। नमो ड्रोन दीदी, 50 ड्रोन तैनात किए गए, लगभग 12,500 एकड़ क्षेत्र कवर किया गया है। ठीक है, ये ड्रोन वितरित किए गए महिलाओं को। ठीक है, ये देखिए 13,157 महिलाएं लेन देन राशि, बैंक सखी, DG पे सखी है महिलाओं को, ये 13,157 लेन देन राशि, 71 करोड़ रुपए लेन देन हुआ है। बैंक सखी, DG पे सखी, ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। पशु सखी में कृषि सखी, इसके अंतर्गत भी 36,787 कृषि सखी कार्यरत हैं। बैंक सखियों का और पशु सखी, कृषि सखी, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को जोड़ने के लिए, बैंक खातों से महिलाओं को जोड़ने के लिए, बचत से जोड़ने के लिए, ये आप देख सकते। और ये भी लिखो राजीविका। ठीक है, राजस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राजीविका क्या है? इसके माध्यम से कार्यान्वित राष्ट्रीय, इसको क्या बोलते हैं देखो, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। राजस्थान ये ग्रामीण आजीविका मिशन, राजीविका है राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन है। ये राजीविका, जीविका का मतलब आजीविका से ही, नेशनल राष्ट्रीय, ये जो राष्ट्रीय जिसको राजीविका बोलते हैं, राष्ट्रीय, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसके अंतर्गत आजीविकाओं का समर्थन किया जा रहा है। और राज्य के अंदर इसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ने आय सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला केंद्रित प्रमुख नवाचारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, उद्योग धंधे, तकनीक अपनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। ये अपने जो ये जितनी भी ये योजनाएं हैं, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी, ये राज्य के अंदर केंद्र की हैं ये योजनाएं, राष्ट्रीय योजनाएं हैं ये। और ये और देखें, राजीविका के अंतर्गत आजीविका संवर्धन क्या है? NRLM, ये आप देखिए आप, राजीविका के अंतर्गत आजीविका संवर्धन, क्रियाशील स्वयं सहायता समूह है, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको बोलते हैं, 4.29 लाख, 4.5 लाख, लाभान्वित परिवार 51 लाख,
ठीक है नहीं, राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद है। राजीविका क्या है? राजीविका का संचालन कौन कर रहा है? राजस्थान रूरल लिवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, ये करती है राजीविका का राजस्थान में संचालन। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रामीण आजीविका विकास परिषद तो बनानी पड़ती है इन सब के लिए, ये तो जरूरी है, जो केंद्र का पैसा आता है और उन सब योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका हो गया और विकास परिषद। गांव कवर किए गए 38,500, कुल बैंक ऋण 10,700 रुपये, ये आप देख सकते हो। और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हेतु सुरक्षित आवास की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत 25-26 में दिसंबर तक कुल 1.8 लाख नए आवासों का निर्माण किया गया है, यानी 1 लाख नए आवासों का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के अंतर्गत 22 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, ये सेकेंड फेज के अंतर्गत 2025-26 के दौरान दिसंबर 25 तक कुल 1 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण, 2205 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण और 414 गांवों को ODF प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया है। कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और डिजिटल संपत्ति अभिलेखों के माध्यम से ग्रामीण भूमि शासन को सुदृढ़ करने के लिए 25-26 के दौरान दिसंबर तक स्वामित्व योजना अंतर्गत 4 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। तो ये स्वामित्व योजना का राज्य के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और डिजिटल संपत्ति अभिलेख के माध्यम से ग्रामीण भूमि शासन को सुदृढ़ किया गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत लगभग 4 लाख कार्ड वितरित किए गए। ग्रामीण ज्ञान अवसंरचना को मजबूत करने और युवाओं में क्षमता निर्माण हेतु अटल ज्ञान केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति हुई है। कितने? 1607। ये 1607 अटल ज्ञान केंद्रों की। अटल ज्ञान केंद्र क्या है? ग्रामीण ज्ञान अवसंरचनाओं को मजबूत करने और युवाओं की क्षमता निर्माण हेतु अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब शहरी विकास पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं। शहरी विकास की दिशा में सतत प्रयासरत हैं। किफायती आवास, स्मार्ट टाउनशिप, बेहतर सुविधाएं, 5R। ये 5R क्या है? आप देखिए, ये है रिड्यूस, मतलब हटाना, रीयूज़ दोबारा यूज़ करना। रिड्यूस का मतलब जो भी प्रदूषण फैला रही है चीज़ें उनको हटाना, ठीक है। रीयूज़ दोबारा यूज़ करना कुछ चीज़ों को, रिसाइकिल करना, दोबारा काम में लेना, रिकवर करना चीज़ों को, ठीक है, रिमूव, ये 5 चीज़ें हैं के माध्यम से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी रिड्यूस कचरा हटाना, रीयूज़ कचरे को पुनः यूज़ करना, ठीक है नहीं। कुछ जैसे विद्युत निर्माण में और में कचरे से विद्युत निर्माण हो रहा है, ठीक है। कचरे से कुछ काम की चीज़ें भी निकाली जा रही हैं, कचरे को दोबारा यूज किया जा रहा है खाद निर्माण में और में, ठीक है। रिसाइकिल करना, जो कचरा काम का है उसको छांट करके उसको दूसरी जगह उसको बेच देना, जैसे उसमें लिफाफे हैं, कागज़ है, प्लास्टिक है, उसको निकाल करके डंप करना। रिकवर का मतलब होता है भी जलाशय है और है, अच्छी जल संरचनाएँ हैं और हैं, उनकी रिकवरी करना, सड़क है और है जो भी राज्य के अंदर, ठीक है। रिमूव का मतलब हटाना कुछ चीज़ें जो भी स्वच्छता से संबंधित हैं। राज्य शहरी नियोजन और राज्य में GIS, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। ये आप देख सकते हैं कि राज्य में शहरी विकास को बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा विकसित किया गया, जिसमें शहरी विकास प्राधिकरण, ये आप देख सकते हो। शहरी विकास प्राधिकरण अपने JDA बोलते हैं ना, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? भी शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार न्यास, ठीक है, ये UITs, ठीक है, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए शहर के अंदर सुधार करना, शहरी सुधार न्यास। राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जैसे निकाय, ये सुदृढ़ संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है शहरी विकास के लिए, आप देख सकते हो। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर जैसे शहरों में विकास प्राधिकरण द्वारा। तो किन किन शहरों में विकास प्राधिकरण है? जयपुर में तो होगा, आप सबको पता है, जोधपुर भी मेगा सिटी है, वहाँ होगा, अजमेर भी होगा, कोटा भी होगा, उदयपुर भी होगा और बीकानेर भी होगा और इधर भरतपुर। ये तो महत्वपूर्ण है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 विकास प्राधिकरणों द्वारा सड़क, फ्लाईओवर, पार्क, आवास, अन्य नागरिक संरचनाओं के लिए बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। इनसे राजस्व प्राप्तियाँ भी होती हैं और इनके निर्माण में पूंजीगत व्यय का भी ये प्रबंधन करते हैं, ठीक है। शहरों में विकास प्राधिकरण द्वारा पूंजीगत व्यय जो हुआ है, इसका सबका पंजीकरण हुआ, राजस्व प्राप्तियां कैसे करें, इन पर किस प्रकार पूंजीगत व्यय करना है, इनका निर्माण करना है, ये सारे ये डेवलपमेंट अथॉरिटी करती हैं। स्थानिक दृष्टि से राजस्थान में शहरीकरण कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे जिलों में केंद्रित है, जहाँ शहरी जनसंख्या अनुपात सबसे अधिक है, जबकि जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे जिलों में शहरी जनसंख्या अपेक्षा कम है।
शहर की ओर पलायन का मुख्य कारण पुरुषों में रोजगार तथा महिलाओं में विवाह है। शहरी राजस्थान में आवासीय परिस्थितियां तुलना रूप से अनुकूल हैं, जहाँ लगभग 68.9% मकान अच्छी स्थिति में वर्गीकृत करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक। अब ये एक योजना ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति। ट्रांजिट का मतलब ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, शहरी विस्तार, निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, ट्रांजिट का मतलब आवागमन होता है, ओरिएंटेड केंद्रित, आवागमन केंद्रित डेवलपमेंट नीति से आवागमन सुविधाओं का और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाना है, शहरी विस्तार को। इससे शहरी एवं विकास विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन योजना के माध्यम से सतत और सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना है। राजस्थान टाउनशिप उद्देश्य पूछ लिया जाए, आप ये देखिए, ये सब उद्देश्य ही है। शहरी विस्तार, निजी वाहनों में निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, ट्रांजिट ओरिएंटेड, ट्रांजिट का मतलब आगमन से ही हो गया, ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2025 क्या है यार, 10 दिसंबर से ये शुरू की गई है, ये आप सबको याद रखना है। राजस्थान टाउनशिप नीति 2024, राजस्थान में संतुलित शहरी विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा 17 जुलाई 2025 को अधिसूचित किया गया है। राजस्थान टाउनशिप नीति 2024 को अधिसूचित किया गया है, 2024 को आगे। इस नीति के माध्यम से आवास, अवसंरचना और सामाजिक सुविधाएं सुसज्जित बड़े स्तर की आत्मनिर्भर टाउनशिप को बढ़ावा देना है। यह नीति वृद्धि और नए विकास क्षेत्रों सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित कर मौजूदा शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, मतलब बाहर ये लिंक रोड का भी निर्माण करना इसके अंतर्गत है। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 क्या है, सामाजिक, सार्वजनिक, चैरिटेबल और धार्मिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्ट, सरकारी विभागों, समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों प्राप्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन हेतु प्रावधानों को शामिल इसमें किया गया है। भूमि आवंटन नीति 2025 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 10 के अंतर्गत राजस्थान में 2.7 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए, ये आप देख सकते हो। ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। आप देखिए, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RUIDP से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अर्बन शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत 12 शहरों में सीवरेज, जलापूर्ति और ड्रेनेज से जुड़े 4000 करोड़ से अधिक के कार्य शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 18 लाख लोगों को लाभ मिला है। वहीं चरण 4 ट्रेंच 1 और सेकंड के अंतर्गत अनुमानित रूप से 49 लाख जनसंख्या को लाभान्वित किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान में स्थानीय शहरी निकायों में सीवरेज, जलापूर्ति तथा जलाशयों और पार्कों के पुनरुद्धार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इनमें स्वच्छ जलापूर्ति भी शामिल है। अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान में शहरी निकायों में सीवरेज, जलापूर्ति, जलाशय, पार्कों के पुनरुद्धार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता मिल रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अमृत 2.0 में ये हर घर जल, हर शहर के अंदर, हर घर के अंदर जल के साथ साथ ये जलापूर्ति तो है। ये देखिए, जलापूर्ति, जलाशयों का निर्माण भी है, सीवरेज का भी है, पार्कों का पुनरुद्धार भी है, कई इसमें है। स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ हो रहा है। ये देखिए, यहाँ जयपुर के अंदर ये राजधानी होगा ही भाई, और उदयपुर वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, और कोटा भी एक काफ़ी शिक्षा नगरी है, कोटा भी जरूरी है। और अजमेर भी देखिए, ये हृदय है राजस्थान का, तो वहाँ तो होना ही था। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन तो जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर ये महत्वपूर्ण है। अजमेर धार्मिक नगर भी है, ये आप सबको पता है। वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो उससे भी यह प्रसिद्ध है अजमेर। और RPSC की दृष्टि से इन सबसे तो वहाँ से स्मार्ट सिटी जो होना जरूरी है, और इसके लिए कुल 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान में किन शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है, जयपुर तो सबसे पहले है, फिर उदयपुर है, इधर कोटा है, अजमेर है, ये चारों सिटी हैं, चारों कोनों में। राजस्थान में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा ने परियोजना और एजेंटों के पंजीकरण शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से आवासीय बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है। हालांकि इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि रेरा ने जो डिफॉल्टर हैं उन्हीं के लिए कार्य किया, इसको समाप्त कर देना चाहिए। राजस्थान में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण। अब ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 10 के अंतर्गत राजस्थान में सभी शहरी निकायों में खुले में शौच मुक्त ODF स्थिति प्राप्त कर ली है। इसके तहत 3.68 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 22,000 से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ये आइडिया से आप 3.5 लाख के लगभग 22,000 से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और है, ये 10 के अंतर्गत तो खुले में शौच से मुक्त करके घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया, और 2.0 के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय अवसंरचना और सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया गया। एक ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति प्लेट ₹8 की सब्सिडी वाले भोजन की सुविधा दी जाती है। पूछ लिया जाता है श्री अन्नपूर्णा रसोई परियोजना क्या है,
तो इसमें 8 रुपये प्रति सब्सिडी वाले भोजन की सुविधा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा ₹22 की सब्सिडी दी जाती है। लगभग 1000 रसोइयों के माध्यम से दिसंबर 25 तक लगभग 11 करोड़ थालियाँ परोसी जा चुकी हैं। ठीक है, 1000 रसोइयाँ इसके अंतर्गत कार्य कर रही है। पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के अंतर्गत क्या कार्य हो रहा है, तो आप लिख सकते हो जन आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की दिशा में राजस्थान एक महत्वपूर्ण पहल है। जन आधार एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान योजना। जन आधार योजना क्या, इसके अंतर्गत 2.5 करोड़ परिवारों के 7.95 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को नामांकन किया गया है। 2.5 करोड़ परिवारों के लगभग 8 करोड़ लोगों का 165 अधिक सार्वजनिक लाभ परियोजना एकीकृत करके 1.29 लाख करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग का उपयोग करके सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्ट परिकल्पना की गई है। प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाओं पर आप टिप्पणी लिख सकते हो इस तरह से। देखिए, राजस्थान संपर्क 20 उन्नत और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली, आपको पता है संपर्क पोर्टल जिसको बोलते हैं, राजस्थान संपर्क 20 181 पर अपने घंटी करते हैं, कॉल करते हैं। 100 शिकायत में ये लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क पर दर्ज 33.88 लाख परिवारों में से 98% अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। हालांकि ये वास्तव के अंदर ये प्रणाली सही नहीं है, मैंने खुद इसको चेक किया है। ये क्या करते हैं, 1-2 बार कोई शिकायत करता है तो उस तक ज़रूर पहुंचती हैं वो शिकायत, कुछ दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए वो दूर होती है, फिर वही शिकायत बन जाती है। तो इसका है वो दीर्घकालिक हल नहीं होता है। 2 दिन 4 दिन के लिए टेम्परेरी रूप से एक बार इसका हल कर देते हैं, फिर वो समस्या व्याप्त हो जाती है। तो इसका स्थायी हल सरकार को ढूंढना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आमजन को घर के समीप सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक रूप से अनुमत 78,000 ई मित्र केंद्र स्थापित किए गए। ये जोरदार बात है। जन सूचना पोर्टल पर 117 विभागों 351 योजनाओं 749 प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। तो जन सूचना पोर्टल आपको याद रखना है, ये विभाग 117 विभाग हैं। ठीक है, ये आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जन सूचना पोर्टल पर। राज किसान साथी पोर्टल पर अब ये देखिए, किसानों ने राज किसान साथी पोर्टल सुविधा उपयोग करके 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनी किट्स और 1.35 लाख से अधिक बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण के नमूने प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये किट होती है, इनको किट पोर्टल की सुविधा का उपयोग करके इन्होंने ये लाइसेंस, पंजीकरण और ये किट इन्होंने प्राप्त किया। निर्णय निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए कागज रहित कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म से ई ऑफिस प्रणाली का विकास किया गया। बिल्कुल, राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ऑफिस प्रणाली, जिसके अंतर्गत अब तक 42 लाख से अधिक ई फाइलें बनाई जा चुकी हैं। राज ई साइन एक कागज रहित और पारदर्शी प्रणाली है ई साइन, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 70,000 से अधिक दस्तावेजों पर ई हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये आप सुशासन के तौर पर इनको लिख सकते हो। ठीक है, और राजमेल के अंतर्गत 57 लाख अकाउंट्स बनाए जा चुके हैं। अभय कमांड सेंटर एक एकीकृत जीपीएस समाधान है, जिसके तहत 26 जिलों में 25,000 कैमरे स्थापित किए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभय कमांड सेंटर के अंतर्गत 26 जिलों में 25,000 कैमरे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, शहर में जगह जगह परिवहन है और है, उस सुविधा कंट्रोल करने के लिए अभय कमांड सेंटर है। ठीक है, कोई भी समस्या आती है तो वहाँ तुरंत पुलिस पहुँचती है। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि प्रभावी शासन है सार्वजनिक सेवाओं के लिए क्या पहल है, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन सी योजनाएं पहल संचालित हैं राज्य में। तो आप लिख सकते हो राजस्थान AI/ML नीति, स्मार्ट AI। ठीक है, जनाधार कार्ड, जनाधार के माध्यम से योजनाएं संचालित की जा रही हैं, आप सबको पता है। RGHS आदि, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 30 अभय कमांड सेंटर, राजकाज, ये जो राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ऑफिस प्रणाली विकसित की, जिसके अंतर्गत 42 लाख से अधिक ई फाइलें बनाई गई हैं। राज ई साइन एक कागज रहित और पारदर्शी प्रणाली है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 70,000 से अधिक दस्तावेजों में ई हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करके फाइलों का निस्तारण किया जा रहा है, समस्याओं का। ई मित्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान संपर्क 20 के माध्यम से 181 ये शिकायत निवारण प्रणाली, ये आप देख सकते हो। तो ये इस तरह आप लिख सकते हो कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 30 अपनाने से बजट निर्माण की प्रक्रिया अधिक प्रभावित हुई है, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार हुआ है। ठीक है, खातों को वास्तविक समय में मिलान हुआ है, रियल टाइम रिकन्सिलिएशन संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली ने सूचना प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया है। सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता आई है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसको IFMS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, IFMS। ठीक है, राजस्थान AI/ML नीति, AI इस पर प्रश्न भी पूछा गया है। AI/ML नीति जनवरी 26 को एक नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, नए रोजगार अवसरों के सृजन और AI के लाभों तक सम्मान और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। पंचगौरव कार्यक्रम क्या है? राज्य सरकार ने वर्ष 25-26 में पंचगौरव कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की क्षमता और विशेषताओं आधार पर उत्पादों, स्थलों का चयन करके प्रत्येक जिलों को एक अनूठी पहचान प्रदान करना, उनका संरक्षण, संवर्धन और विकास के माध्यम से जिलों की मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान प्रदान करना है। पंचगौरव
इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, पंचगौरव पहल क्या है पूछा जा सकता है। प्रत्येक जिले के लिए 5 प्रमुख तत्व निर्धारित किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद। पंचगौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की देखता हूँ राज्य स्तरीय पंचगौरव समिति और जिला कलेक्टर में देखता हूँ जिला स्तरीय पंचगौरव समितियों का गठन किया गया है। 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये देखिए जिले अनुसार पंचगौरव चिन्हित किए गए। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हो और इसका पढ़ने का तरीका याद रखने का मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ याद कैसे रखोगे आप, जैसे अजमेर है तो अजमेर में आपको पता है पुष्कर है, इधर है गुलाब की खेती होती है वहाँ ब्यावर में, तो गुलाब उपज है। वनस्पति प्रजाति नीम, ठीक है, नीम के पेड़ पर वहाँ हरियल तोता रहते हैं, हरियल। और उत्पाद आपको पता है ग्रेनाइट मार्बल उद्योग वहाँ प्रसिद्ध है, तो ये हो गया। पुष्कर तीर्थ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होगा। और फिर कबड्डी, यानी पुष्कर मेले के दौरान कबड्डी खेलते हैं लोग, तो ये आपको याद रखना है। अलवर में आप क्या देखोगे, अलवर में वहाँ प्याज सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स अलवर के भिवाड़ी है, ये तो प्रसिद्ध है, ये आपको पता है उत्पाद। सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य पर्यटन स्थल प्रमुख है वहाँ। और कुश्ती, वहाँ आपको पता है अलवर भरतपुर, इधर तो पहलवान होते हैं, कुश्ती के दंगल होते हैं। ये हनुमानगढ़ में किन्नू, गंगानगर हनुमानगढ़ किन्नू प्रसिद्ध है, तो उत्पाद हो गया किन्नू। शीशम वृक्ष और कृषि आधारित उत्पाद ही प्रमुख होंगे हनुमानगढ़ में। तो गोगामेड़ी मंदिर है। और हॉकी, यहाँ हॉकी से लगा हुआ है लोगों को, हॉकी को बढ़ावा देना है एक खेल को। ये देखिए 23 ही नहीं है, ये सभी जिलों के लिए अलग अलग है। जैसे ये प्रत्येक जिले में पंचगौरव को बढ़ावा देना, ये प्रत्येक जिले के पंचगौरव हैं, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब राज्य में कृषि में आने वाली बाधाएं आप देखो तो देखो, कृषि प्रणालियां शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियां हैं, खंडित जोत हैं, मृदा क्षरण है, जल अभाव जैसी प्राकृतिक बाधाओं के अंतर्गत संचालित होती हैं। इसके प्रत्युत्तर में कुशल संसाधन प्रबंधन, सतत भूमि उपयोग, जलवायु सहिष्णु कृषि पद्धतियों पर बल दिया जाता है। मृदा परीक्षण के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जैव उर्वरकों और जैविक इनपुट्स के अंतर्गत संवर्धन सतत कृषि विकास की आधारशिला है। इनपुट्स का संवर्धन, सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना, वर्षा आधारित में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता जुड़ी हुई है। पशुधन राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, विशेषकर शुष्क और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आय की स्थिरता प्रदान करता है। ये राज्य का राष्ट्रीय पशुधन आबादी महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुग्ध और ऊन उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये तो आप सबको पता है। यानी राज्य में सकल राज्य मूल्यवर्धन या जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए या राज्य में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, ऐसा अगर पूछें तो आप ये लिख सकते हो, पशुधन का सब ये इस तरह से, ठीक है। देखिए कृषि खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण, भंडार सुविधाओं का विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, कृषि विपणन प्रणालियों में सुधार, फसल कटाई के साथ नुकसान को कम करना, मूल्यवर्धन को बढ़ाना, सहकारी संस्था के माध्यम से संस्थागत समर्थन, किफायती ऋण तक पहुँच, फसल बीमा के माध्यम से जोखिम कम करना, कृषि स्वयं डिजिटल एकीकरण की ओर अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। ये विजन पर पूछा जा सकता है, दृष्टि वक्तव्य कि विकसित राजस्थान 2047 को लेकर आपका क्या विजन रहेगा, तो आप वहाँ लिख सकते हो कि 2047 तक राजस्थान भारत का अग्रणी कृषि शक्ति बनेगा, जिससे बेहतर उत्पादकता, किसानों की आय और पर्यावरण स्थिरता में वृद्धि होगी। जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जलवायु अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देकर फसल विविधीकरण, उस तकनीक वाली खेती, ये आप देख सकते हो कि इन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत पशुधन एवं चारा संरचना, प्रौद्योगिकी, स्वचालन, मत्स्य पालन विकास, कटाई उपरांत प्रबंधन निर्यात, सहकारी ऋण सुलभता, ये जो आप पीछे पढ़ के आए हो, कृषि में महिलाएं, युवा, ये आप एक प्रकार से विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण में आप देख सकते हो। इसमें पशुधन सशक्तिकरण है, सहकारी संचालित जो अर्थव्यवस्था है, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समतापूर्ण ग्रामीण विकास की परिकल्पना करते हैं, वनारोपण है, जैव विविधता संरक्षण है, ये सब आप चीज़ें ये जोड़ सकते हो। कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए में वर्ष 21-22 के 1.92 लाख करोड़ से बढ़कर 25-26 में 2.23 लाख करोड़ का हो गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीवीए में योगदान कितना है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, जी हाँ, जीडीपी की तरह जीवीए है। यानी जीडीपी के अंदर आप क्या कर देते हो, जीडीपी में जीडीपी कब प्राप्त होती है, जीवीए में प्लस आप टैक्स को ऐड कर देते हो और माइनस सब्सिडी आप घटा देते हो, तो फिर ये जीडीपी की गणना हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो 2025-26 में जो स्थिर कीमतों 2011-12 कीमतों में 3.82% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी स्थिर कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जीवीए में कितनी वृद्धि हुई है, 3.82% की वृद्धि हुई है। प्रचलित कीमतों पर यह कितना है, प्रचलित कीमतों पर 8.10% है, लगभग 8%। अब 25-26 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का राजस्थान के सकल मूल्यवर्धन में 25.74% योगदान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का 25-26 में कितना प्रतिशत योगदान है, वो तो वृद्धि बताई थी, कुल योगदान कितना है 25.74% या लगभग 26%, जो कि वर्ष 2011-12 में 28.56% था। 2011-12 में
28.56 से ये घट करके 25.74 पर आ गया, यानी लगभग 26% पर। कृषि और सीमांत क्षेत्रों में प्रचलित मूल्य में 25-26 में अग्रम योगदान में आप अलग अलग ये देख सकते हो। जीवीए 4.40 लाख करोड़ में पशुधन का योगदान सबसे ज़्यादा है, पशुधन का योगदान सबसे ज़्यादा है। और 2 नंबर के अंदर आता है फसल का योगदान आता है 6.1%, ठीक है। और फिर वानिकी का योगदान आता है 7.49%, 7.5%। तो मत्स्य का आता है थोड़ा सा योगदान, मत्स्य का है 0.5%। पूछा जा सकता है राज्य में समृद्ध कृषि के लिए कुशल भूमि उपयोग और फसल पैटर्न पर टिप्पणी लिखी। तो राज्य में शुष्क जलवायु, सीमित कृषि योग्य भूमि, जल संकट के कारण समृद्ध खेती के लिए कुशल भूमि उपयोग अत्यंत आवश्यक है। ये तो आप सबको पता है, कुशलता से उपयोग करना भूमि का। प्रमुख रणनीतियों में ड्रिप सिंचाई जैसी जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना, सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे बाजरा, दालों आदि को बढ़ावा देना, पशुपालन के साथ कृषि वानिकी को एकीकृत करना, फसल चक्कर, शून्य जुताई, पड़त भूमि और वर्षा जल संचयन जैसी सतत कृषि पद्धतियों मिट्टी के क्षरण को रोकने, उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो सकती है। 24-25 की राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्र 343 लाख हेक्टेयर है। राज्य का कुल जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है वो 343 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 53% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है 53.02%। ये देख सकते हो आप, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है 24-25 में। ये देखें कुल बोया गया क्षेत्रफल, ये देखिए यहाँ 53% है, ये हरे वाला, ये यहाँ देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 53%, ठीक है। और फिर इसके बाद में भूमि उपयोग की बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा ये आता है, ये आप देखिए, ये कृषि योग्य बंजर भूमि, ये 10% है, 10.11%, 10% कृषि योग्य बंजर भूमि। और फिर इसके बाद में ये है नीले वाला वानिकी, 8.5 के अंतर्गत आता है, 8.30 के अंतर्गत वानिकी आता है। आप सबको पता है वन है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, फिर कृषि योग्य बंजर भूमि है। कृषि योग्य तो वह है लेकिन बंजर है 10%। राज्य के अंदर रेगिस्तान है, अभी बहुत ज़्यादा वहाँ कृषि की जा सकती है अगर सिंचाई सुविधा हो तो, वो 10% है। तो दूसरा ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड ही आएगा। और थर्ड नंबर में वन है राजस्थान में। जो कृषि गणना हुई है 2015-16 के अनुसार बताया कि कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 75 लाख है, ठीक है। भूमि जो जुताई की जा रही है भूमि वहाँ 75 लाख है, जबकि वर्ष 10-11 में ये 68 लाख थी। तो ये 11% की वृद्धि हुई है। और सीमांत, लघु, अर्ध, मध्यम, बड़ी श्रेणियों में वर्गीकृत भूमि जोत कुल जोतों का प्रतिशत, यानी सीमांत है 40% सीमांत भूमि जोत है, मतलब बहुत ही कम, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा। लघु के अंदर 21% आती है, दूसरा नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और फिर आता है 18% अर्ध मध्यम, बड़ी श्रेणियों 5%, यानी बड़ी भूमि जोत तो सिर्फ 5% है, 5% लोगों के पास ही 50 बीघा 60 बीघा भूमि है। 2010-11 की तुलना 15-16 में सीमांत, लघु, मध्यम के जोतों में वृद्धि हुई है। और बड़ी आकार की जोतों की संख्या में 11% की कमी आई है, क्योंकि भूमि है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रही है अब। ये है, इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है, भी बड़ी आकार की जोतों की संख्या कमी का मतलब है संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, भूमि का विभाजन हो गया। महिला प्रचालित जोत आधार के ये पूछ लिया जाता है। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जलवायु, मिट्टी के आकार, स्थलाकृति, फसल पैटर्न के आधार पर जलवायु राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 61% भाग तो रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी जो वर्षा पर निर्भर है, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राज्य का 39% हिस्सा उपजाऊ है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों का विवरण आगे दिया हुआ है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में राज्य का कृषि परिदृश्य अत्यंत विविधतापूर्ण है। राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में मुख्य रूप से खरीफ फसलें तो बाजरा है, मक्का, मूंगफली, कपास, और रबी फसलें गेहूं, सरसा, जौ, चना है। और नकद फसलें हैं ग्वार, जीरा, धनिया, मेथी, ये। और राज्य में कृषि उत्पादन मुख्य रूप से मानसून के समय पर आगमन पर ही निर्भर करता है। खरीफ मौसम में उत्पादन और उत्पादकता न केवल वर्षा की मात्रा बल्कि वर्षा उचित और समान वितरण, समय की अवधि और इसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। ये आप देख सकते हैं। ये कृषि गणना 15-16 के आधार पर है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपने डिस्कस कर लिया पीछे। कृषि जलवायु क्षेत्र, राजस्थान के ये कृषि जलवायु क्षेत्र है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और आगे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है 150 शब्दों में, RAS मेंस में 150 वर्ड्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, आपको इसका भी अपने देखते हैं। ये देखिए, राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं। और उनमें कौन कौन सी फसलें देखिए। शुष्क पश्चिमी मैदानी को IA बोलते हैं। ए का मतलब एरिड होता है, एरिड मानी होता है सूखा,
तो सूखा तो वही ए आएगा। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है, आई ए। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, जोधपुर आएगा, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, मैदानी, यहाँ मैदानी शब्द है, जैसलमेर नहीं है क्योंकि जैसलमेर में कोई मैदान ही नहीं है। बाजरा, मोठ और तिल यहाँ की फसल, खरीफ की फसलें, मुख्य फसलें गेहूं, सरसों, जीरा। फिर आता है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी, जैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ आ गया नक्शे में। आप जैसे यहाँ नक्शा देखोगे ना, ये राजस्थान का नक्शा है, तो ये यहाँ इधर जो शुष्क पश्चिमी, ये आई ए हो गया, एरिड जोन क्षेत्र, ये जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, ये उधर ये गंगानगर हनुमानगढ़, ये आई बी। ठीक है, फर्स्ट बी, ये फर्स्ट बी कह सकते हैं, फर्स्ट बी उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है। ये एरिड सूखा हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट का बी क्षेत्र, ये फर्स्ट का ए है लेकिन एरिड के हिसाब से याद रखना है। और ये फर्स्ट है उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र का कृषि प्रथम जलवायु क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है। इसका बी पार्ट है गंगानगर मार्ग में, कपास गवार होता है, गेहूं, सरसों, चना। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये फर्स्ट का सी भाग है। ये जो फर्स्ट क्षेत्र चल रहा है कृषि क्षेत्र के, ये 3 हो गए, ए बी सी। सी में कौन सा हो गया, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, ये अति शुष्क में आ गया सी में। सी का मतलब बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आंशिक, रतनगढ़, सरदार शहर, बिद्दासर। ठीक है ना, तो इसको आप बोलेंगे फर्स्ट सी के अंतर्गत आ गया। ये एरिड का तो सूखा आ गया, बी का अंदर ये बी श्री गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, और ये सी के अंदर आ गया शुष्क मैदानी क्षेत्र, अति शुष्क के अंतर ये आता है। तो यहाँ आप इनको ये अपने मान सकते हैं क्रिटिकल। सी का मतलब होता है क्रिटिकल, यानी वास्तव में जो क्रांतिकारी वहाँ जो जलवायु विषमताएं हैं, क्रिटिकल 1C के अंतर्गत, ये 1 के क्षेत्र के अंतर्गत, ये 1 के अंतर्गत ही आते हैं फर्स्ट जलवायु क्षेत्र में। तो ये फर्स्ट का सी है। सी का मतलब क्रिटिकल, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी सर्दी पड़ती है, रतनगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़ तहसील, ये इनका चूरू आंशिक क्षेत्र लिख सकते हो। बाजरा, मोठ, गंवार, गेहूँ, सरसों, चना। अब तीसरा, फिर आगे आता है चौथा। अब अपने चौथा क्षेत्र क्या पढ़ेंगे, सेकंड आ गया अभी, सेकंड है, जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो यहाँ सेकंड ए के अंतर्गत अपने यहाँ यह नागौर आ जाता है। ठीक है, डिडवाना, कुचामन, सिक्कर, चूरू, ये यहाँ तक ये क्षेत्र। तो यहाँ क्या है, अंतस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान, यहाँ क्या है, अंतस्थलीय जलोत्सरण है। मतलब यहाँ जैसे चूरू के सिक्कर में कांतली नदी है, नागौर में यहाँ आप देखो लूणी नदी है, और ये अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है सेकंड ए के अंतर्गत। ये सेकंड का ए भाग है। ठीक है, तो यहाँ नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिक्कर, झुंझुनू भी आता है इसमें। ठीक है, चूरू, रतनगढ़, सरदार शहर, बिद्दासर, सुजानगढ़ तहसील, बाजरा, गवार, दलहन, ये देख सकते हैं। पांचवा क्या है, सेकंड बी के अंतर्गत आता है, ये सेकंड बी का है। लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती क्षेत्र, जालौर, पाली, सिरोही, जालौर, ये पाली, सिरोही का ये क्षेत्र आ जाता है। लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, लूणी बेसिन, बी का मतलब बेसिन, ये लूणी बेसिन है। सेकंड बी में तो लूणी बेसिन आ जाता है। फर्स्ट बी कौन सा था, फर्स्ट बी में भी बेसिन, घग्गर बेसिन, वो ले लो आप। ठीक है, इस तरह यहाँ याद रख जाएगा। अब छठा क्या है, 6 नंबर में सेकंड ए आएगा। सेकंड ए का मतलब अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, जयपुर, अजमेर, दौसा, ये आ गया। जैसे यहाँ अपने देखते हैं, ठीक है, जयपुर है और ये क्षेत्र, दौसा, टोंक, ब्यावर, कोटपुतली, ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये पूर्वी मैदानी भाग आ गया ना थर्ड ए में, यहाँ थर्ड ए चला गया। ठीक है, अब 7वां कौन सा होगा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जहाँ बाढ़ की संभावना है। पूर्वी क्षेत्र में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग में यहाँ बाढ़ संभाव्य, क्योंकि यहाँ चंबल नदी भी तो इधर आती है, तो यहाँ बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये थर्ड बी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ठीक है, ये आप यहाँ देखो, ए यहाँ सेकंड बी था, यहाँ तक सेकंड बी चल रहा था, और ये अर्धवर्ती पूर्वी मैदान जयपुर, अजमेर से यहाँ थर्ड ए शुरू हो गया, और ये थर्ड ए का ही ये थर्ड बी क्षेत्र है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, थर्ड बी में। अब आता है चौथा क्षेत्र, चौथा ये अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, यहाँ चौथा क्षेत्र आ जाता है। चौथा किस तरह से आया है आप देखो, यहाँ तो फर्स्ट था, यहाँ फिर सेकंड आ गया, यहाँ थर्ड आ गया, यहाँ फिर ये चौथा आ गया, यानी चौथा का ए बी में बांटा गया ना। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में उदयपुर, ये यहाँ चित्तौड़, ये भी आ जाता है, यहाँ चित्तौड़गढ़, ये तहसील, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही आंशिक, ये क्षेत्र आ जाता है।
मक्का, दलहन, गेहूँ, चना। और फिर आता है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये लास्ट वाला क्या आता है, ये जो नीचे तक, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कांसी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये चौथा बी में के अंदर आ जाता है, ये चौथा ए में है, ये बी में आता है। ठीक है, फिर 10वां जलवायु प्रदेश कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र था, दक्षिण में बांसवाड़ा आता है, और दक्षिणी पूर्वी लास्ट वाला कोटा, झालावाड़, बूंदी, बाना चला जाता है ये ज्वार, सोयाबीन, गेहूं, चना। ये तो बहुत सरल है, आप थोड़ा सा और देख लेना, मैंने आपको ये यहाँ सीक्वेंस में बताया है। ठीक है, ये काफ़ी जटिल है, इतना ज़्यादा कोई इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में कमी दर्ज की गई है, ये आप देख सकते हो कि 25-26 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 283 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, लगभग 283। गत वर्ष की तुलना में 8% कम है, ये तथ्य याद रखना है। 25-26 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है, ये एक तथ्य है, फैक्ट। ठीक है, दूसरा फैक्ट है 25-26 में खरीफ, ये तो कुल खाद्यान्न है, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 89 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष ये 114 लाख टन, इसमें भी गिरावट आई है। इसमें 21% की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा गिरावट किसमें हुई है, ये देखिए 21% खरीफ में। वहीं वर्ष 25-26 में रबी उत्पादन इतने लाख मीट्रिक टन, वर्ष 25-26 में इतने टन की तुलना में 0% कम है, यानी रबी खाद्यान्न उत्पादन में कमी नहीं है, ये खरीफ में ही आई है। ठीक है, क्योंकि रबी की फसलें ज़्यादातर सिंचाई पर डिपेंडेंट हैं और उस समय मावठ लग जाती है, मावठ है और है। बाकी जब ये गर्मी की बारिश होती है, मानसून के दौरान कम बारिश होने से खरीफ के अंदर सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई 21%, ये भी एक फैक्ट है। 25-26 में खरीफ उत्पादन मीट्रिक टन का, जबकि पिछले वर्ष इतना था, तो 26% की कमी। खरीफ अनाज है, खरीफ में जो अनाज है, बाजरा है और है, इसकी बात हो रही है। और रबी अनाज में 3% की कमी आई है। 25-26 में खरीफ दलहन के उत्पादन में 25 मीट्रिक टन, 24-25 में 20 मीट्रिक टन, इसमें भी कमी आई है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी है। और रबी दलहन के उत्पादन में इतने मीट्रिक टन है, 25 में ये 21 पॉइंट इतने मीट्रिक टन है, 22% अधिक है, यानी रबी दलहन में तेजी आई है, रबी दलहन में 22% अधिक उत्पादन हुआ है, ये ध्यान रखना है। तिलहनों में खरीफ फसल में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, रबी फसल में सरसों। तो तिलहनों में खरीफ तिलहन कौन से हैं, पूछा जाता है। खरीफ फसल की तिलहन मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है। और रबी के कौन से हैं, सरसों, तोरिया। रबी फसल में आपको पता है चना के साथ सरसों होती है, तो सरसों, तोरिया, सरसों के साथ तारामीरा होता है, और अलसी भी होती है, क्योंकि सरसों अली होती है, बाजार में अली बेची जाती है, तो अलसी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सकते हो। हाँ, ये गन्ने के उत्पादन में ये कमी दर्ज की गई है, अभी 22% तक। और कपास के उत्पादन में मामूली अधिक है, कमी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कृषि फसलों की उत्पादकता आप देख सकते हो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। 24-25 में ये बढ़ी है, 25-30 यहाँ भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है, यहाँ घटी है। गन्ना में जो कृषि फसल की उत्पादकता है वह कमी आई है, बाकी सब में बढ़ोतरी हुई है। गवार में, अनाज में, दलहन में, खाद्यान्न तिलहन में उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है, एक सिर्फ गन्ना को छोड़ करके, ये भी फैक्ट है। ठीक है, राजस्थान में कृषि फसलों में तुलनात्मक स्थिति। राजस्थान देश में बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन, मोटे अनाज, ग्वार फसलों उत्पादन में प्रथम स्थान है। 23-24 में आप 23-24 में आप देख सकते हो जो स्थिति बताई है कि राजस्थान में बाजरा, आप देख लेना, ये फैक्ट है, बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन, मोटे अनाज और ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। चना, कुल दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान है। चना, कुल दलहन और सोयाबीन में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति आप देख सकते हो, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए आप, प्रमुख फसलों के उत्पादन में अन्य राज्यों की स्थिति। प्रथम स्थान राजस्थान का राई सरसों में प्रथम स्थान, बाजरा में प्रथम स्थान, कुल तिलहन में प्रथम, मोटा अनाज में प्रथम, ग्वार में प्रथम। और मूंगफली में राजस्थान का मूंगफली में द्वितीय है, प्रथम गुजरात का है। चना में राजस्थान का तृतीय स्थान है चना उत्पादन में, जबकि प्रथम मध्य प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र है। चना यहाँ ज़्यादा होता है भाई मध्य प्रदेश में, जैसे प्रथम है, सेकंड में महाराष्ट्र है। ठीक है, थर्ड में राजस्थान है। कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा है भी, क्योंकि यहाँ चना ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश प्रथम है, सेकंड महाराष्ट्र है। सोयाबीन में तो मध्य प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र सेकंड है, तृतीय राजस्थान है। तो ये आपको याद रखना है इन सब में। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ सेकंड की बात करें, मूंगफली के अंदर गुजरात प्रथम, राजस्थान सेकंड है। ठीक है, और राई सरसों बाजरा में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान है, कुल तिलहन में मध्य प्रदेश, राई सरसों में मध्य प्रदेश। ये आप
देख सकते हो। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में देखिए, राई और सरसों में 43.43% है, बाजरा में 41% है, प्रथम है, सरसों में प्रथम है 41%, 23% कुल तिलहन में प्रथम है, मोटा अनाज में 14.11% में प्रथम स्थान है राजस्थान का। और ये देखिए ग्वार में 88.80% में प्रथम स्थान है राजस्थान का, ये आप देख सकते हो। ठीक है, मूंगफली में सेकंड स्थान है 19%, चना में 17.39% राजस्थान का तीसरा स्थान है कुल दलहन में, और सोयाबीन में 8%। कृषि सांख्यिकी की एक झलक 2024 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ये रिपोर्ट है। ये फल सब्जियां मसालों का उत्पादन का है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसानों के लिए एकीकृत सहायता प्रणाली आप देख सकते हो। बीज उत्पादन में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, नई फसल की किस्मों को प्रोत्साहन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मृदा स्वास्थ्य में जैव नैनो उर्वरक है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, साख क्रेडिट के क्षेत्र में 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण है, कृषि अवसंरचना निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तकनीकी क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी योजना है, कृषि क्लिनिक है, किसानों को क्षमता निर्माण है। ये आप देख सकते हो भी किसानों के लिए एकीकृत सहायता प्रणाली क्या है। तो इसमें आप बीज के स्तर पर बीज स्वावलंबन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, साख किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना, तकनीकी नमो ड्रोन दीदी, प्रशिक्षण में किसानों का क्षमता निर्माण, ये आप देख सकते। ये विस्तृत विवरण है। देखिए किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन। इस योजना के तहत गेहूं है, जौ है, चना है, ज्वार है, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ, उड़द का 10 वर्षों तक की उन्नत किस्मों का उत्पादन किया जाता है। बीज उत्पादन 25-26 के अनुसार खरीफ और रबी मौसम में 1.13 लाख क्विंटल लक्ष्य के विरुद्ध 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए। यह विभिन्न फसलों की नवीन जारी किस्मों लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उन्हें निःशुल्क मिनी किट भी उपलब्ध किए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और फिर उर्वरक एवं मृदा स्वास्थ्य से संबंधित आप देखिए, राजस्थान के विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में फसल उत्पादन को बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए 4.5 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। ठीक है, यूरिया का और का ये आपूर्ति है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने, किसानों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद, नैनो उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ की गई है। क्या की गई है, गोवर्धन जैविक उर्वरक, किसानों में जैविक उर्वरक, जैविक खाद, नैनो उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन हेतु प्रति किसान 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये आपको याद रखना है, रुपया 10,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है वर्मी कंपोस्ट के लिए। राज किसान पोर्टल पर 1 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध 25 तक 54,000 की प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी। अब ये देख, ये कृषि क्लिनिक क्या है, किसानों को मृदा परीक्षण, फसल संबंधी जानकारी, कीट रोग उपचार संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर कृषि क्लिनिक स्थापित किए गए। वर्ष 24-25 में 20 कृषि क्लिनिक स्थापित किए गए हैं और वर्ष 25-26 में 13 अतिरिक्त कृषि क्लिनिकों की प्रक्रियाधीन है, कुल 33 हो जाएंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है, इस योजना अंतर्गत भारत सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,70 कृषि ड्रोन और उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए ऋण पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान देगी। यानी महिला स्वयं सहायता समूह 1,70 कृषि ड्रोन। नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन तकनीक का उपयोग उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी अनुप्रयोग सुनिश्चित करेगा। यानी ड्रोन के माध्यम से ही नैनो यूरिया कीटनाशकों छिड़काव के लिए ये ड्रोन दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है। यह पहल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करके कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। पशु सखी और कृषि सखी क्या है, राजीविका, राजस्थान आजीविका जो मिशन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गतिविधियों में महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियाँ ये स्वयं सहायता समूहों के द्वारा पशु सखी के रूप में स्वयं सहायता समूह संचालित किए जाते हैं। ये देखिए कृषि सखी। ये सहकारी ऋण द्वारा समावेश विकास, राज्य में कुल 42,800 पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं, जिसमें 23 दुग्ध संघ हैं, 23 संघ, 24 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता संघ दुकानें, 9,600 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ हैं, 9,086, 285 सामान्य विपणन और फल सब्जी सहकारी विपणन समितियाँ हैं। वर्तमान में राज्य में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक अल्पकालीन कृषि ऋण और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब ये भी एक फैक्ट है, 25-26 तक 1432 प्राथमिक कृषि समितियों पैक्स, 288 वृद्ध आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों लैंप्स और 32 महिला बहुउद्देशीय समितियों गठन की अनुमति प्रदान की गई है। महिला सहकारिता पर टिप्पणी लिखो तो आपको लिखना है, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्त बनाने तो 25-26 में स्वयं सहायता समूह के नेतृत्वकर्ताओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 15 लाख की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में
1035 राज्यविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 8.70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित की गई हैं। 0% पर अल्पकालीन कृषि ऋण, ये आप पढ़ सकते हो। देखो ये धीमा करके आप है ना, कम स्पीड करके आप पढ़ सकते हो। ये योजनाएं बहुत सारी हैं, मुख्य ये चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप इसकी PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हो। बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवान बैम्बो मिशन, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी पूछी जा रही हैं, तो ये आप देख सकते हो। बाकी आपके मंथली पत्रिकाएं आती हैं, ये देखिए पोषक सीरियन से संबंधित है। ये मुख्य फैक्ट्स आप देख लेना। ठीक है, कितने जिलों में स्थान संचालित किया जा रहा है, ये सब, ये काफ़ी है। राष्ट्रीय खेती मिशन, बहुत सारी योजनाएं हैं। ये देखिए धन धान्य कृषि योजना, मुख्य आपके लिए ज़रूरी है। और बहुत सारी जगह ध्यान केंद्रित करो, सारा समय यहीं बर्बाद थोड़ी करना है। ये देखिए आप, अब यहाँ तो आप देखोगे, ये देखिए कृषि कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य, ये कृषि क्षेत्र कल्याण, ये देखिए आप, ये बहुत सारी आप ये चीज़ें हैं। शिशु मृत्यु दर का ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, राजस्थान में स्वास्थ्य संकेतकों में। ठीक है, नवजात का राजस्थान में क्या है, ये जैसे राजस्थान और भारत का तुलनात्मक विवरण है, तो यहाँ देख सकते हो कि ये 19 से 21 तक की प्रक्रिया। राजस्थान में 20.2 है नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर है ये, तो ये भारत में 24.9 है, राजस्थान में कम है, ये आप देख सकते हैं।